नमस्कार दर्शकों, आज का हमारा भारतीय सेना दिवस का इस विशेष कार्यक्रम पे आप सभी को तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो जैसे कि प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, तो आज हम इस विशेष कार्यक्रम में भारतीय सेना दिवस के बारे में कुछ बात करेंगे। तो इस विशेष कार्यक्रम के ऊपर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित है मेजर विकास सुहाग, एडीसी टू गवर्नर ऑफ सिक्किम। तो सर्वप्रथम तो सर, आपको हमारे इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत जनाते हैं और भारतीय सेना दिवस के उपलक्ष्य में आपको शुभकामनाएं भी व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और सभी लोगों को आर्मी डे की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जी हाँ, जैसे कि बात करें हम भारतीय सेना दिवस के, तो भारतीय सेना दिवस का इतिहास क्या है, थोड़ा सा हम लोग को दर्शकों को बता दीजिए ना। जनरली जो आर्मी डे मनाया जाता है वो इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी दिन उस समय के लेफ्टिनेंट जनरल और बाद में फील्ड मार्शल से रिटायर KM करियप्पा जी ने फर्स्ट कमांडर इन चीफ इंडियन आर्मी का पदभार संभाला था। जनरल सर फ्रेंचिस बूचर लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया से, और ये 15 जनवरी 1949 को हुआ था। बेसिकली पहले भारतीय सेना के भारतीय कमांडर बने थे इस दिन। ये इस दिन का महत्व है और इस दिन को सभी मुख्यालयों में और स्पेशली दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में परेड करके इसको मनाया जाता है। तरह तरह के शो दिखाए जाते हैं और उसके बाद ये एक दिन है उन शहीदों को याद करने का भी जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को हंसते हंसते न्यौछावर कर दिया। इस दिन जितना भी आर्मी के पास मिलिट्री हार्डवेयर है, मिलिट्री हार्डवेयर का मतलब जितना भी टैंक्स हैं और तरह के जितने इक्विपमेंट है उनका भी डिस्प्ले किया जाता है। साथ ही साथ तरह तरह के जितनी भी आर्म्स एंड सर्विसेज हैं उनके कंटीजेंट इस परेड में भाग लेते हैं। जो गैलेंट्री अवार्ड विनर हैं, चाहे वो परमवीर चक्र हैं, चाहे वो वीर चक्र हैं, ये लोग भी इसमें भाग लेते हैं। साथ साथ जो एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन हैं भारतीय सेना के, वो लोग भी इस परेड में भाग लेते हैं। इस परेड का जो मुख्य सूचक है वो है कि एक तो जन जागृति पैदा करना भारतीय सेना के बारे में कि सेना क्या काम कर रही है। जी। दूसरा, जो आज का यूथ है उसके लिए भी एक ऑप्शन देना और फौज के बारे में बता के उनको भी मोटिवेट करना ताकि वो भी बढ़ चढ़कर भारतीय सेना में आएं और देश की रक्षा करें। जी, इसी अवसर पर कुछ थीम भी रखा जाता है क्या? हर साल थीम रखा जाता है। इस साल की थीम का अभी तो मैं कंफर्म नहीं हूं, बट जो मैंने पता किया है, जो पिछले साल का थीम है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस, वही थीम इस साल भी रहेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप देख रहे हैं हर क्षेत्र में प्रगति हो रही है और चीज़ें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा आ रही हैं। तो भारतीय सेना को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, चाहे वो कम्युनिकेशन का माध्यम हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी वॉरफेयर का माध्यम हो, लड़ाई लड़ने के लिए डिजिटल मीडियम्स को भारतीय सेना में इंक्लूड करने के लिए ये थीम दिया गया है। जी सर, देखा जाए तो भारतीय सेना का स्थापना लगभग अभी तो 124 या 25 साल हो गया होगा। तो देखा जाए तो इतना लंबा समय, तो तब जब सेना शुरू हुआ था तो तब कितना लोग था, अभी कितना है? जब सेना शुरू हुआ था, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं, बट उस समय हजारों में थे। उस समय अलग अलग सेनाएं होती थी। जैसे सबसे पहले ब्रिटिश ने सेना शुरू की, उसके बाद प्रिंसेस की सेना यहाँ पर बनी, ईस्ट इंडिया ने भी सेना यहाँ पर बनाई। बट आज के दिन जो सेना है, स्पेशली भारतीय सेना है, वो तकरीबन 12 से 13 लाख एक्टिव फोर्सेस हैं और तकरीबन 9 से 10 लाख रिजर्व फोर्सेस हैं। इसके अलावा एयरफोर्स और नेवी के जो पर्सनल्स हैं वो अलग हैं। जी, जो जैसे कि आज हम भारतीय सेना के बारे में बात कर रहे थे, इंडियन आर्मी के बारे में बात कर रहे थे जी। जैसे कि आपने बताया, विशेष आज का दिन युवाओं को जागरूक करने के लिए भी विशेष मनाया जाता है। तो हमारे भारतवर्ष में देखा जाए तो कितना युवा लोग उत्सुक होकर इस सेना में भर्ती होते हैं? अगर आप युवा की उत्सुकता की बात करेंगे तो भारतीय सेना में बेसिकली 2 तरह की से एंट्री होती है। एक तो जवान जो सोल्जर रिक्रूटमेंट होता है, एक ऑफिसर रिक्रूटमेंट होता है। जो जवानों का रिक्रूटमेंट होता है वो हर एक राज्य में भी सेना बोर्ड बनाए हुए हैं जो उनकी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। साथ साथ अलग अलग सेंटर्स जहाँ पे ट्रेनिंग चलता है वहाँ पर भी रिक्रूटमेंट होता है। तो रिक्रूटमेंट में
अगर 100 वैकेंसी है, 500 वैकेंसी है, मगर आप जवानों की उत्सुकता और भीड़ देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि स्पेशली जो रूरल बेल्ट के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा भारतीय सेना में आना चाहते हैं। दूसरा, जो ऑफिसर बन के सीधे सेना में शामिल होते हैं उनकी भी कई प्रक्रिया हैं, मगर एक जो हमारा सिलेक्शन सर्विस बोर्ड का स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड में आप मानेंगे नहीं, 100-120 लोग एक बोर्ड में अपीयर होते हैं रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद, चाहे वो CDS का हो चाहे वो NDA का हो। 100 में से तकरीबन 30-35 लोग फर्स्ट स्टेज क्लियर करते हैं और उसमें से हार्डली 3-4 कई बार 5-8 लोग ही सेलेक्ट हो पाते हैं। जी। तो जो भारतीय यूथ है उसकी तो बहुत उत्सुकता है भारतीय सेना ज्वाइन करने की, मगर जो मापदंड बनाए हुए हैं जो उनको पूर्ण उतरता है उसी को भारतीय सेना में सेवा करने का मौका मिलता है। और जैसा एक बार हमारे जो अभी पूर्व चीफ रहे हैं और अभी CDS हैं, उन्होंने कहा भी है कि ये इट्स नॉट अ सर्विस, ये ड्यूटी नहीं है, ये एक सर्विस है नेशन के लिए। जी। तो इसके लिए उत्सुकता के बिना तो आप यहाँ पर आएंगे ही नहीं। जी। तो बहुत उत्सुकता है भारतीय यूथ में, चाहे वो नॉर्थ हो साउथ हो, पूरे भारत में संपूर्ण, और काफ़ी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। जो पूर्ण रूप से मापदंडों के मानक को पूर्ण करता है वो लोग फिर ज्वाइन करते हैं। जी, जैसे कि आपने बताया, जिसका प्रक्रिया होता है वो जिसको देश का सेवा करने का मौका मिला, जो क्वालिफाइड हो गया, तो उसको किस तरह से आप लोग तैयार कर एक उसको ड्यूटी में लगाते हैं, किस तरह से तैयारी करते हैं उसको? दोनों तरह की प्रक्रिया होती है। जो जवानों की ट्रेनिंग होती है वो हर जगह उनके रेजिमेंटल सेंटर बनाए होते हैं, तो वहाँ पे तकरीबन उनको 1 साल या उससे ज़्यादा का ट्रेनिंग दिया जाता है। जो लोग जनरल ड्यूटी में आते हैं उनका 1 साल का ट्रेनिंग रहता है। उनमें जो मानक जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके हिसाब से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे पहले बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनकी बियरिंग एक सोल्जर के रूप में, सिविलियन से वो सोल्जर में कन्वर्ट हो। उसके बाद जो उनका काम होता है, जो प्रोफेशनल काम होता है, उसका ट्रेनिंग दिया जाता है। अब उसकी सीमा 6 महीने भी हो सकती है, 1 साल भी हो सकती है। अब उसको क्या काम, किस चीज़ के लिए नियुक्त किया जा सकता है, उस पर निर्भर करता है। इसी तरह ऑफिसर्स की ट्रेनिंग, जो लोग 10+2 के बाद जाते हैं तो उनका ट्रेनिंग तकरीबन 4 साल का होता है। तो वो लोग NDA जाते हैं, वहाँ 3 साल का ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद IM में आते हैं, 1 साल का वहाँ ट्रेनिंग करते हैं। बाकी भिन्न तरीके से लोग ज्वाइन करते हैं, जो ऑफिसर बनते हैं ग्रेजुएशन के बाद भी, इंजीनियरिंग के बाद भी, तो उनका ट्रेनिंग अलग अलग रहता है। 1 साल रहता है, 1.5 साल रहता है। सबसे पहले जो, चाहे वो ऑफिसर की चाहे जवान की ट्रेनिंग का एक बेसिक वो है, सबसे पहले सबको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, ऑफिसर को ऑफिसर के हिसाब से, जवान को जवान के हिसाब से। जैसे कि ये तो हो गया जवान युवाओं का, तो देखा जाए तो भारत में महिलाओं का कितना योगदान है इसमें? महिलाओं का काफ़ी योगदान है और अभी प्रेजेंट समय में वो चीज़ बहुत ज़्यादा उभर के सामने आई है। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन सब तक फैल रही है, अवेयरनेस आ रही है। अभी रिसेंटली भारतीय सेना ने भी महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया है, जो काफ़ी समय से उनकी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड चल रही थी। तो कोर्ट से भी उसका डायरेक्शन मिला और अभी काफ़ी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्राप्त हुआ है। साथ साथ भारतीय सेना में जवानों में भी महिलाओं का पहली बार रिक्रूटमेंट हुआ है। तो उन्होंने ट्रेनिंग भी कंप्लीट की है और जो जहाँ उनको नियुक्ति मिली है, जो कार्य उनको मिला है, वो उस कार्य में अपना पूरी तरीके से लगे हुए हैं। जो महिलाओं को भी पुरुष जैसा वो ट्रेनिंग करना पड़ता है कि? सबके लिए ट्रेनिंग बराबर है, क्योंकि न महिला हैं न पुरुष हैं, सब सोल्जर हैं, सैनिक हैं। कल को लड़ाई होगी तो हर एक आदमी को इक्वली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और इस तरह का कोई अंतर नहीं है कि उनको ट्रेनिंग कम दिया जाएगा, ज़्यादा दिया जाएगा। आपने देखा भी होगा हाल ही में महिलाएं इनफैक्ट फाइटर्स एयरक्राफ्ट भी उड़ा रही हैं। तो ट्रेनिंग फाइटर एयरक्राफ्ट आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप महिला हैं कि पुरुष हैं। वो टेक्नोलॉजी है, उसका एक मीडियम है चलाने का, उसकी एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, वो आपने प्राप्त की है। तो जैसी मेल ने प्राप्त की है वैसे ही फीमेल ने प्राप्त की है। तो भारतीय सेना में इस तरह का कोई अंतर नहीं है जेंडर बेसिस पे, मतलब एक ही तरह का सबको एक जैसा है सब चीज़। जी, जैसे कि हम लोग तो टीवी में देखते हैं ज़्यादातर, तो हम लोग तो जाकर तो नहीं देख पाते कि कोई भी सोल्जर अपने ड्यूटी के समय पर वो शहीद हुए तो सरकार की तरफ से उन लोग को क्या क्या सर फैसिलिटी दिया जाता है? स्पेशली जो आदमी ड्यूटी करते हुए शहीद हो गए,
हर एक, सबसे पहले तो हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी होता है, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी, उसके तहत एक अमाउंट है जो उनके परिवार को दी जाती है। साथ साथ भिन्न भिन्न और पॉलिसीज़ हैं इंडियन आर्मी के अंदर, उनके तहत भी उनके नेक्स्ट ऑफ किन, उनके परिवार को सहयोग किया जाता है। इसके साथ साथ हर एक राज्य सरकार की भी पॉलिसीज़ हैं। जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, तो हरियाणा में जो पॉलिसी है वो पहले कम थी, मगर पिछले कुछ दिनों में उसको बढ़ा के काफ़ी बड़ी अमाउंट उनको दी जाती है। कई राज्य सरकारें सरकारी नौकरी भी देती हैं उनके नेक्स्ट ऑफ किन को। जी जी। और कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ है कि जो लोग भारतीय सेना में शहीद हुए हैं, उनके परिवार से लोगों ने आके भारतीय सेना को ज्वाइन किया है। जैसे कोई मेल ऑफिसर शहीद हो गए, उनकी वाइफ ने आके एज ए लेडी ऑफिसर भारतीय सेना में ज्वाइन किया है। तो तरह तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से और भारतीय सेना से हर तरह की फाइनेंशियल हेल्प भी मिलती है, और तरह की जो पॉलिसीज़ हैं उनके तहत भी उनको मदद मिलती है जो शहीद हुए तो ड्यूटी के समय में, ड्यूटी में शहीद हुए। तो जैसे कि इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि उनको गैलेंट्री अवार्ड से भी नवाजा जाता है। जिस तरह का उन्होंने गैलेंट एक्ट किया है, उसके तहत उनको गैलेंट्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। जैसे कि आप जानते होंगे, अभी जो गलवान में जिन सैनिकों ने शहादत दी थी, उनको इस 26 जनवरी पे गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। 26 जनवरी पे। हाँ जी। जैसे कि अब एक लड़ाई होता है, लड़ाई के लिए सबको जवानों को तैयार कर रखते हैं ना, तो किस तरह का माहौल आता है कि जब दूसरी हमारा वो नेबरिंग कंट्री से वो टेंशन रहता है, हमारा भारतीय को उधर जाकर लड़ना पड़ता है, वो किस तरह का माहौल रहता है? क्योंकि हम लोग ने तो इससे जाकर नहीं देखा है, खाली टीवी में देखा है, समाचार में देखते हैं। तो पर्सनली आपका एक्सपीरियंस क्या है? ऐसा रहता है कि जो नॉर्मल समय रहता है उसमें ट्रेनिंग चलता रहता है। वो बाहर नहीं पता लगता क्योंकि चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, और हमारी जो हरकतें होती हैं, हमारी जो ट्रेनिंग होती है, हमारी जो कार्रवाई होती है, उसको बाहर के लोगों को ना पता लगे। जी जी जी। तो वो जो ट्रेनिंग है वो नॉर्मल टाइम में चलती रहती है। और जो भारतीय सेना का काम है वो तो एक्सटर्नल थ्रेट और इंटरनल पीस को मेंटेन करना ही है। तो उस हिसाब से जो जिसका काम होता है वो अपना ट्रेनिंग में लगा हुआ है। जब लड़ाई होती है तो हर एक जवान भारतीय सेना का इतना मोटिवेटेड है कि वो उस मौके की तलाश में रहता है कि मुझे अपने कार्यकाल में, जैसे कि जवान जितना नौकरी करता है, ऑफिसर जितना नौकरी करता है, अगर उसको लड़ाई में या ऑपरेशन में भाग लेने का मौका मिलता है तो वो अपने आप को भाग्यशाली समझता है। तो एक मोटिवेशन का माहौल रहता है और एक टीम स्पिरिट का माहौल रहता है, और लोगों में उत्सुकता रहती है अगर ऐसा कुछ करने का मौका मिलता है। सबसे पहले तो भारत एक शांति प्रिय देश है, हम चाहते हैं कि शांति बनी रहे, मगर इस तरह का अगर पड़ोसी मुल्क कोई इस तरह की हरकत करता है और उसमें भागीदारी का मौका मिलता है तो हर एक जवान अपने आप को भाग्यशाली समझता है। तो इसीलिए तो देखा जाए तो भारतीय सेना दुनिया की तीसरी बड़ी सेना भी माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि अभी का माहौल में बात करें तो अभी ये कोविड का टाइम में बात करें तो वे भारतीय सेना का बहुत बड़ा योगदान है। तो उस टाइम में आप लोग का सेनाओं का भी इतना बड़ा कोविड का पॉजिटिव हुआ, तो किस तरह से उन लोग को ट्रीटमेंट दिया गया, किस तरह से मैनेज किया आप लोग ने? क्योंकि वो लोग तो फ्रंटलाइन वॉरियर में वो लोग भी था। बिल्कुल। सबसे पहले तो जैसे ही ये जो कोविड की महामारी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और राष्ट्रीय लॉकडाउन जो अनाउंस हुआ, तो सबसे पहले जो लोग छुट्टी पे थे उनको एक्सटेंडेड छुट्टी पे रखा गया, और उसके बाद जो भी मुख्यालय हैं वहाँ पर बैठ के बातचीत हुई, एक पॉलिसी बनाई कि कैसे लोगों को वापस लाया जाए और कैसे इस महामारी से लड़ा जाए। उसके बाद भारत सरकार की मदद से स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, और जो लोग कंटेनमेंट जोन में थे उनको घरों में ही रहने की हिदायत दी गई। जी जी। उसके बाद सब जगह नियुक्तित कोविड केयर सेंटर बनाए गए जहाँ पे लोगों को आइसोलेटेड रखा गया, और भारतीय सेना में ये सब के लिए, नीचे से लेके ऊपर तक के अधिकारी के लिए, सबके लिए इनिशियली 28 दिन का लॉकडाउन मानक था। बीच में थोड़े बहुत केस निकले जहाँ जहाँ पर भी, मगर उनको इनिशियल स्टेज में ही कंट्रोल कर लिया गया। इसलिए इतनी बड़ी सेना होते हुए भी कि बहुत ज़्यादा केसेस नहीं फैले,
और नियोजित तरीके से जो जो लोग छुट्टी पे थे उन सब लोगों को क्या कहते हैं यूनिट में वापस बुलाया गया, आइसोलेट रखा गया थोड़े समय के लिए, और उसके बाद नियमित रूप से जो उनका कार्य था उसमें ड्यूटीज़ में डाला गया। साथ साथ में जहाँ जहाँ भी भारतीय सेना की जो भी मेडिकल टीम्स थी उनकी ज़रूरत पड़ी, वहाँ वहाँ भारतीय सेना ने जाके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद हुई, वहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद की। जहाँ पे भारतीय सेना आइसोलेटेड एरियो में डिप्लॉय थी वहाँ पर भी जो लोकल्स में जाके लोगों को अवेयर करना, लोगों को हिदायतें देना, और जो भी मेडिकल स्वास्थ्य संबंधित मदद थी वो मदद भी पहुँचाई है सेना की तरफ सेना की टीम ने। जी, तो हम लोग ने भी देखा कि बहुत बढ़िया काम किया था सेना ने। तो जैसे कि सेना बोलते ही, इंडियन आर्मी बोलने से हम लोग के दिमाग में फर्स्ट आ जाता है डिसिप्लिन, क्योंकि हम देखा जाए तो भारतीय सेना में बहुत डिसिप्लिन है। यहाँ का कहीं का भी सेना में डिसिप्लिन तो होगा, मगर डिसिप्लिन किस तरह से उन लोग को ये डिसिप्लिन में रहने का, यदि उन लोग ने डिसिप्लिन का उल्लंघन किया तो उन लोग के ऊपर भी क्या पनिशमेंट होता है कि नहीं, क्योंकि डिसिप्लिन की वजह से उन लोग को जाना जाता है। स्पेशली क्या रहता है, कोई भी फोर्स होती है, वो खाली भारतीय सेना नहीं, चाहे पुलिस फोर्स है, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स है, फोर्स का मतलब ही अगर आप यूनिफॉर्म्ड हैं तो डिसिप्लिन यूनिफॉर्म के साथ अटैच है। और ट्रेनिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ सिखाई है कि आपको सही समय पे सही जगह में सही हथियार और सही चीज़ों के साथ पहुंचना है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जिस दिन से ट्रेनिंग चालू हो रही है आपको लड़ाई के लिए तैयार किया जा रहा है, और हर चीज़ में, इवन लड़ाई नहीं, खाली चाहे आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, कहीं पर भी आप हैं, समय बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। और समय पे रहना, समय पे कार्रवाई करना बहुत उचित है निर्णायक रिजल्ट के लिए। इसी तरीके से ट्रेनिंग समय से ही उनको डिसिप्लिन के बारे में काफ़ी हिदायतें दी जाती हैं। गलती करते हैं तो पनिशमेंट भी मिलती है और उसको सुधारा भी जाता है, चाहे वो जवान की ट्रेनिंग है, चाहे ऑफिसर की ट्रेनिंग है, बड़ी हार्श पनिशमेंट मिलती है ताकि उसको रिपीट ना करे। तो इस पे बड़ा ध्यान दिया जाता है, और धीरे धीरे आदमी सिविल माहौल से फौज के माहौल में आता है, थोड़ा समय लगता है उसको एडजस्ट होने में, उसके बाद वो एक सोल्जर बन जाता है जब उसकी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, एंड उसको आप बाहर भी होगा तो आप पहचान लेंगे कि ये फोर्स का बंदा है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे अपना पैरामिलिट्री, के भाव से पता चल जाता है। जैसे ये आपको पर्सनली ये कैसा लगता है कि ये इतना घर द्वार छोड़कर दूर में आना, कभी भी लड़ाई हो तो उसके लिए चले जाना, तो परिवार कुछ देखना नहीं, आपका खुद का ध्यान भी नहीं रख पाते, तो कैसा लगता है ये आपको पर्सनली सवाल? ऐसा नहीं है कि परिवार को आप देख नहीं पाते, भारतीय सेना बहुत अच्छी तरीके से आपको लुक आफ्टर करती है, हर तरह की सुविधाएं देती हैं। और ये है कि जब हमने भारतीय सेना ज्वाइन किया तो एक मोटिवेशन और एक उसके तहत ही ज्वाइन किया था कि हमें देश, देखिए सभी देश की रक्षा कर रहे हैं, आप भी एज ए फोर्थ पिलर देश की रक्षा कर रहे हैं और देश के लिए ही काम कर रहे हैं। जो आदमी कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहा है वो भी देश के लिए काम कर रहा है, हम काम कर रहे हैं, हम भी देश के हित के लिए ही काम कर रहे हैं। फ़र्क इतना है कि हम लोग फोर फ्रंट पे हैं, बाकी लोग हैं वो पीछे रह के काम कर रहे हैं। अभी तो किसी को नहीं पता था ये कोविड महामारी आएगी। अब डॉक्टर्स जिस तरह का काम कर रहे हैं, मीडिया कर्मी जिस तरह का काम कर रहे हैं, हर रिपोर्टिंग टाइम से पहुंचा के गलत अफवाहों को दूर करके, हर एक आदमी ही देश की सेवा कर रहा है। सेकेंडली समय का ऐसा रहता है कि छुट्टियां भी मिलती हैं, थोड़ा आप फोर्सेज में हैं, आपको अलग से रिस्पेक्ट मिलता है, और देश में आपको सर्वप्रिय रखा जाता है, तो उसके लिए थोड़े बहुत सेक्रीफाइस तो करने बनते हैं, और वो सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं हमें। मगर ऐसा नहीं है कि परिवार को नहीं देख पाते। हाँ, कभी कभार हो जाता है, अब लोग फोर्सेज में हैं तो वो हर फंक्शन अटेंड नहीं कर सकते, हर चीज़ में परिवार के साथ शामिल नहीं हो सकते, थोड़ा खलता है वो। मगर भारतीय सेना भी एक परिवार की तरह है, हम जिस यूनिट में रहते हैं, जहाँ पे भी सर्व करते हैं, वो भी एक परिवार की तरह है। तो ऐसा कभी नहीं फील होता कि हम परिवार से दूर हैं, कभी इस परिवार के साथ हैं तो कभी उस परिवार के साथ हैं, मगर जो भी है देश के लिए। हाँ जी। तो जैसे कि अभी भारतीय सेना का हम बात कर रहे हैं, तो जैसे कि हम लोग ने पहले भी बात किया था कि युवा को उत्सुकता के लेकर, तो भारतीय सेना में क्यों आना चाहिए युवा लोग को? जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे ही कोई भी स्टूडेंट है वो
10+2 पास कर लेता है, ग्रेजुएशन पास कर लेता है, तो हर एक इंडिविजुअल की इच्छा होती है कुछ ना कुछ बनने की। तो हमारा जो देश है वो बेसिकली रूरल कंट्री है, मैक्सिमम जो पॉपुलेशन रहती है वो गांव देहात में रहती है, और जितने भी लोग फोर्सेस में मैक्सिमम आते हैं वो गांव देहात से ही आते हैं। तो वो एक दूसरे को देखते हैं, जब उनके पड़ोसी या उनके गांव से कोई आदमी फोर्सेस में जाता है या कोई आदमी देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करके शहादत देता है, उसको कितना मान सम्मान मिलता है, और जो फोर्स की जो नौकरी है वो कितने मान सम्मान की नौकरी है। इससे बहुत लोग मोटिवेटेड होते हैं। प्लस साथ साथ आजकल तो इन्फॉर्मेशन का समय है, भारतीय सेना द्वारा भी बहुत तरह के एडवर्टीजमेंट, बहुत तरह के विज्ञापन निकाले जाते हैं, जिससे कि यूथ को अवेयर कराया जाए कि आप भारतीय सेना में आएंगे तो आपको क्या पे एंड पर्क्स मिलेंगे, कैसी एडवेंचरस लाइफ है, कैसे लाइफ आप नौकरी करते हुए साथ साथ एडवेंचर भी कर रहे हैं, जो कि आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा। जी जी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए युवा भारतीय सेना में आना चाहता है और देश के लिए अपनी सेवा देना चाहता है। जी जी जी। तो लास्ट क्वेश्चन ये, भारतीय सेना में जैसे कि सेना बोले तो हम लोग को खाली लड़ाई याद आता है, मगर सेना का बहुत सारा वो है कि वो शांति के समय में भी वो लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो कई तरह के भी कौन सा क्षेत्र में योगदान है ज़्यादातर? देखिए, बेसिकली जो भारतीय सेना का एम है वो तो है कि जो प्राइमरी एम है एक्सटर्नल एग्रेशन को रोकना, जो अपने बॉर्डर्स में पीस को बनाए रखना, साथ साथ इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स में भी कई बार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा जो उनको ड्यूटीज़ दी जाती हैं, कहीं पर क्राउड कंट्रोल वगैरह की, जब मॉब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस उसको काबू करने में पूरी तरीके से नहीं निपुण रहती हैं, तो भारतीय सेना को बुलाया जाता है और भारतीय सेना फिर अपने सीखे हुए तरीके से उसको शांतिपूर्ण वहाँ पे माहौल को दोबारा से स्थापित करती है। तो दोनों काम रहते हैं ये कि एक्सटर्नल एग्रेशन तो हमारा प्राइमरी काम है कि बॉर्डर पे हमें शांति बनाए रखना है, साथ साथ इंटरनल सिक्योरिटीज़ की भी ड्यूटी जब दी जाती हैं तो उनको बड़े अच्छे ढंग से निभाते हैं। जी, भारतीय सेना दिवस के इस अवसर पर हम सभी दर्शकों को आपकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? सभी को यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो भारतीय सेना सदैव आपके लिए और आपकी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए तत्पर है, और जैसा देश ने सेना के ऊपर भरोसा बनाया हुआ है, इवन हाल ही में जो इवन गलवान में भी देखा है देश ने कि अपनी धरती का 1 इंच भी दूसरे देश को ना देते हुए 20 लोगों ने, इवन एक कमांडिंग ऑफिसर ने शहादत दी है। तो मेरा यही संदेश रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यूथ है वो भारतीय सेना ज्वाइन करे और वो भी फोर फ्रंट पर आके देश की सेवा करे। और साथ ही में मैं सभी को कहना चाहूँगा कि हैप्पी आर्मी डे, सभी को सेना दिवस की शुभकामनाएं। जी, आज आए आप हमारे स्टूडियो में आए और भारतीय सेना दिवस के इस महत्वपूर्ण विषय में आपने जानकारी दी, आपको ढेर सारा धन्यवाद।